Okay, students, Assalamu alaikum and welcome to the first online lecture of our course Advances in Bioinformatics Biot 710 for the semester Fall 23. And आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम टू दिस ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सेशन हम सब स्टूडेंट्स के लिए कारआमद हो और हम इस मेथड में हमारा एक न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग हमें सीखने को मिले। आई एम नॉट श्योर कि आपका इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस का कोई एक्सपीरियंस रहा हो, बट लेट्स होप कि इन केस अगर रहा हो उससे कुछ बेटर तरीके से हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएँ। प्रीवियसली जब हमारी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लासेस का मोड स्टार्ट हुआ था तो वो था ऑन MS टीम्स, बट इस वक्त चूँकि ये हमारा बहुत शॉर्ट टर्म का टेन्योर है फॉर ऑनलाइन क्लासेस, तो इसलिए ऑप्शनल है हम सब टीचर्स के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए कि जो बेटर वे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है फिजिबिलिटी, तो वो हम उस चीज़ को अडॉप्ट करें। तो मेरी और अक्सर टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग यही है कि हम सब के पास जो मोबाइल आते हैं उसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होती है गूगल मीट की। तो इसलिए इसको और बाकी गूगल्स के ऑप्शंस जो होते हैं वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होते हैं एज़ कम्पेयर टू MS टीम्स। वो थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, थोड़े डिटेल्ड होते हैं। बाकी उसमें आपको आईडी भी हमने बनानी थी MS टीम्स पे, तो इसलिए ये चीज़ आई थिंक ज़्यादा फिजिबल रहेगी हम सब स्टूडेंट्स के लिए। तो वी हैव अराउंड 14-13 स्टूडेंट्स विद नाउ, और लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ठीक है, सो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द बिगनिंग ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, अच्छा, एक इसमें एक भी चीज़ ये भी कि मैं अगर आप लोगों को मे बी ये PDF शो तो हो रहा होगा ऑन लैंडस्केप वर्जन, लेकिन इसको मैं अगर जूम इन कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए फॉर रीडिंग पर्पस फ्रॉम द मोबाइल। इसके अलावा आप उसको अपने पास जो सेव्ड PDF है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को डिस्कस कर लिया था। आई थिंक टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द गोल्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस। ठीक है, मे बी हमने इसका एक इंट्रोडक्शन सा ले लिया था, बट लेट्स गो थ्रू अगेन विद दिस के बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होता है। uh, हमने क्या करना है बेसिकली टू प्रिडिक्ट द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन हेल्थ एंड diseases. In order to acquire such an ability, a thorough understanding of the biological processes is necessary. ठीक है, ओवरऑल हमारा मेजर पर्सपेक्टिव क्या है कि चूंकि हम बायोलॉजिकल डाटा को अचीव कर रहे हैं, हम बायोलॉजिकल डाटा को स्टडी करने की कोशिश करें, तो इसलिए वो तमाम डाटा या तो एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगा या फिर उससे लिंक्ड हमारे पास जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डाटा। तो इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास जो प्रायोरिटी है दैट इज़ अबाउट द ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, सो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हो रहे हो, चाहे वो किसी बैक्टीरिया में या प्लांट में, उन सब की अंडरस्टैंडिंग एक एक बायोइन्फॉर्मेटिशियन को होनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाइज हमने क्या देखना है कि जिस एक्सपेरिमेंट को, जिस मेथडोलॉजी को हम एक वेट लैब के थ्रू, एक परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उसका रेप्लिका हमने जनरेट करना है इन कंप्यूटेशनल इन्वायरमेंट। ठीक है, सो एक पर्सपेक्टिव तो ये कि ओवरऑल एक्सपेरिमेंट की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। सेकेंडली ये कि जब हम एक कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम या एक प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जैसे एक्सपेरिमेंट में हमें पता होता है कि अगर इन केस हमने एक बैक्टीरिया से DNA आइसोलेट किया है और वहाँ पे हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन पे हमें PCR के बाद या डायरेक्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमें एक बैंड अपीयर हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली हमें इस तरह का आइडिया होना चाहिए कि जब हम कंप्यूटेशनल एक्सपेरिमेंट रन करें तो वहाँ पे भी एक माइंडसेट में इस चीज़ का आइडिया हो कि हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे।
ठीक है? कंप्यूटर इज़ अ मशीन, उसने हमें जो भी हमने उसको टास्क देना है, उसका कोई ना कोई आउटकम तो हमें देना है। लेकिन हमने उसके आउटकम्स पे रिलाई नहीं करना, हमने उसकी प्रोसेसिंग पे रिलाई करना है। आउटकम वही हम एक्सपेक्ट करेंगे जो हमारे माइंड पे होगा, ठीक है? मिसाल के तौर पे लेट्स से अगर हमारे पास एक बैक्टीरियल जीनोम आया है और वाया सॉफ्टवेयर हम उसमें देखना चाह रहे हैं कि कितनी जीन्स इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जीन की डेफिनेशन में आता है कि इसमें प्रोमोटर रीजन ऑपरेटर है, स्टार्ट कोडॉन है, विद द जीन है, देन स्टॉप कोडॉन। ये कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं एक जीन रीजन को। तो इसमें अगर आप एक बैक्टीरियल जीनोम में एनोटेट करने जा रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ जीन्स हैं, और वो आपको लेट्स से एक आंसर दे देता है 500 या फिर 50,000, बोथ आंसर्स आर टोटली आउटलायर्स, ठीक है? इट मीन्स के जो प्रोसेसिंग हुई है, जो एल्गोरिथम हमने उसको प्रेजेंट किया है, उसमें कोई फ़र्क है। कंप्यूटर की अपनी प्रोसेसिंग में कोई इशू नहीं है, ठीक है? सो ऑलवेज वी हैव टू इनकॉर्पोरेट द नेचुरल biological understanding of the mechanisms underlying in the cell, ठीक है? सो ओवरऑल बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जब भी आप प्रोसीड करेंगे, आपने रिलाई रिजल्ट से ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग पे करना है, और रिजल्ट्स को आपने इंटरप्रेट करना है एज विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है? The proximate goal of bioinformatics is to develop such an understanding through analysis and integration of the information obtained on genes and proteins, as well as to develop new tools and continuously improve the existing set of tools for diverse type of analysis. अच्छा, दो एस्पेक्ट हैं, एक डेवलपमेंट का और एक एनालिसिस का बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, ठीक है? Developing new tools is always या was always the task of computer scientists. आप जो भी जिस किस्म का भी आपका आइडिया होता है, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने NCBI ब्लास्ट के वाले से सुना होगा कि एक टूल है फॉर ऑनलाइन सीक्वेंस सिमिलैरिटी एनालिसिस। तो इसके पीछे जो इसके डेवलपर्स हैं, दे वर द कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट, लेकिन आइडिया वाज डेफिनेटली प्रेजेंटेड बाय अ बायोलॉजिकल साइंटिस्ट। इसी तरीके से जोन से भी आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल डेटाबेसेस हैं या टूल्स हैं, सबका जो एक आइडिया है वो एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट का होगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास एक कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट होना लाजमी है। वो यूज़ करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को टू डेवलप एनवायरनमेंट जिसमें एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट अपने इन गोल्स को प्रोसीड कर सके। दूसरी तरफ एनालिसिस वाली बात है, वो एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट कर सकता है, क्योंकि वंस द टूल इज डेवलप, अब ये टूल ऐसा है कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग या एक नॉलेजेबल पर्सन भी उसको यूज़ कर सकता है। एग्जांपल, जैसे हम अपने मोबाइल्स में डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, उन एप्लीकेशंस की अपडेट्स आती हैं, उनका प्लेटफॉर्म जो होता है आउटलुक वो चेंज होता है, समटाइम्स कोई न्यू ऑप्शंस आते हैं, समटाइम्स ओल्ड ऑप्शंस ऑब्सोलीट हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा टाइम देके हम पढ़ के उन चीज़ों को समझ आते हैं। सिमिलरली, ये जो हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल डेटाबेसेस हैं, जब मैंने ये स्टार्ट किया 2011 में अपनी रिसर्च, तो वहाँ से हमारे पास उस वक्त जो ऑप्शंस अवेलेबल थे, जो डेटा सेट्स थे, जो प्लेटफॉर्म्स थे, वो आज 2024 ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो गए, दे आर टोटली चेंज, और हर साल इनमें अपडेट्स आती हैं। वो डेटाबेस जो हम डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे इवन यूज़ कर रहे थे, उनमें भी उनके लेआउट में, उनके डाटा अरेंजमेंट में काफ़ी चेंजेस आ रही होती हैं। बट ओवरऑल आपको आइडिया है कि आपने किस डेटाबेस को सेलेक्ट करना है फॉर विच टाइप ऑफ एनालिसिस। ये अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी, तो हम एक गुड बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है? जस्ट टू लुक बैक के कितने स्टूडेंट्स हैं मौजूद हमारे साथ इन दी गूगल मीट। नाउ वी हैव 15 स्टूडेंट्स एंड लेट मी चेक के रिकॉर्डिंग जारी है। जी बिल्कुल जारी है, ठीक है? लेट्स गो बैक टू दी, इन केस अगर मेजॉरिटी वाइज
यानी कि ओवरऑल मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है या फिर किसी वजह से ऑडियो या वीडियो ओवरऑल स्टूडेंट्स को नहीं सुनाई दे रही, तो वह आपने फ़ौरन से व्हाट्सएप ग्रुप पे इस चीज़ को हाईलाइट करना है, ठीक है? तो आई थिंक फ़िल वक्त तो ये जारी है। लेट्स गो बैक टू दी PDF. Bioinformatics also aims to develop tools that help to in the management of and access to data and information, including improved search and retrieval capability of genomic data and information from various types of databases. Um, मैं कुछ प्रैक्टिकल सेशन भी आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि एक कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट या हम जो इस फील्ड में तकरीबन 10 साल से ज़्यादा से हैं, तो हमें डाटा एक्सेस करने के लिए किस प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है, और एक जो न्यू भी है जो फर्स्ट टाइम एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स डाटाबेस को एक्सेस कर रहा है, उसके लिए वो प्लेटफॉर्म कितना मुश्किल होगा, तो उसके लिए ऑल्टरनेट उनके पास क्या मेथड्स हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपने यूज़र जो रिसर्चर है, जो वेट लैब का साइंटिस्ट है, उस तक इन डेटाबेसेस की रसाई को मेक श्योर करवाना होता है। Some examples of common bioinformatic tools and analysis that are continuously being improved and uh, refined are data capture and storage capability, the usability of databases, data analysis, nucleic acid and protein sequence analysis and sequence annotation, structural analysis of proteins and prediction of protein structure, including three-dimensional structure, protein domain prediction, gene prediction, analysis of functional studies, analysis of gene and protein networks, and phylogenetic analysis. ओवरऑल बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जब मैं बात कर बताता हूँ, तो उसके तीन एस्पेक्ट्स में अक्सर जिक्र करता हूँ: सीक्वेंस, स्ट्रक्चर और फंक्शन। इन तीन एस्पेक्ट से आप किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हैं। अब इन तीन की मज़ीद कैटेगराइजेशन आपको बता दी गई है इस लास्ट वाले पैराग्राफ में, कि हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स एनालिसिस में हम बेसिकली कर क्या क्या सकते हैं, ठीक है? इफ़ वी कैन लिस्ट देम डाउन, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है अ, क्या है, डाटा कैप्चर एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी। डाटा अगेन वही हमारे पास या तो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है या प्रोटीन सीक्वेंस है। इन दो किस्म के डेटा को कैप्चर करना, मतलब इनको ऑब्टेन करना वाया डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड या प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड, और इनको अपने डेटाबेसेस में स्टोर करना। जब स्टोर करना है तो वहाँ पे आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी हो। वो डाटा आपके एक सिंपल लैपटॉप में नहीं आएगा, उसके लिए आपको सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। द यूजेबिलिटी ऑफ डेटाबेसेस, ठीक है? एक ये पर्सपेक्टिव कि आपने जो डेटाबेस बनाया है उसकी एक्सेस यूज़र्स तक कैसी है। आपने डाटा को डेटाबेस पे तो बड़ी मेहनत की, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं है। मिसाल के तौर पे आप डेटाबेसेस बनाते हैं नंबर ऑफ जीन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स, या फिर जीनोम साइज ऑफ क्रॉप्स, तो ये एक मीनिंगफुल सी चीज़ है। लेकिन आप डेटाबेस बनाते हैं नंबर ऑफ लीव्स इन सर्टेन प्लांट्स, या टाइम टेक्स कैन टू अ फ्रूट टू राइपन। अब इन चीज़ों का डाटा लिटरेचर में मौजूद होना काफ़ी है, इनके लिए आई थिंक डेटाबेस बनाना इतना मीनिंगफुल नहीं होगा, ना ही हम इसको रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। तो यूजेबिलिटी भी हो जो आपका डेटाबेस बन रही है। डाटा एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वंस यू हैव द डाटा, उसको मीनिंगफुल बनाना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टैलेंट है। सो द डेटा ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज़ अगेन ATGC, ठीक है? लेकिन इस ATGC से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना कि कहाँ पे जीन एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे इंट्रॉन्स है, कहाँ पे एक्सॉन्स है, ये बेसिकली आपकी एनालिसिस है। SNPs आइडेंटिफिकेशन, VNTR, satellite regions within the human genome,
न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस एंड सीक्वेंस एनोटेशन। एनोटेशन पे मैंने बात की थी, जिसकी सिंपल टर्मिनोलॉजी होती है लेबलिंग करना, ठीक है। सो आपके ह्यूमन जीनोम में एक जीन कहाँ पे है, विद इन जीन इंट्रॉन्स किधर है, एक्सॉन्स किधर है। इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए इंकोडिंग जीन्स कौन सी है, टीआरएनए इंकोडिंग जीन्स कौन सी है। इसके अलावा जो इंट्रॉनिक रीजन है ओवरऑल, नॉन कोडिंग पार्ट, उसका जो उसमें आपके पास आ जाते हैं वी एन टी आर्स हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट रिपीट्स, माइक्रो सैटेलाइट रीजन्स होते हैं। इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन या लेबलिंग को हम जीनोमिक एनोटेशन कह रहे हैं। Structure analysis of proteins and prediction of protein structure, including the 3D structure. सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सेकंड एस्पेक्ट स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर में आप प्रोटीन या बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि मैंने एग्जांपल भी आपको जैसे क्लासरूम की दी थी कि मैंने 6 लाइंस बनाई हैं और वहाँ से हमें पता चल गया कि एक हमारे पास एक रूम का शेप हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं सिंपल सा एक सिंगल लाइन में आपको एक सर्कल बना दूं और बोलूं कि ये क्या चीज़ हो सकती है, तो आप लोगों के सजेशंस आना स्टार्ट हो जाएगी कि ये एक व्हील हो सकता है, टायर है, फुटबॉल है, या फिर सन भी हो सकता है। फिर मैं अगर बोलूं कि ये चीज़ मैक्सिमम आपको रोड पे मिलती है, तो नाउ यू कैन मोर कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट कि ये चीज़ एक टायर या व्हील हो सकती है। तो सिमिलरली आपके पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर से आप उसके फंक्शन तक पहुंच सकते हैं, और दैट इज़ एक्चुअली बेसिक आपके पास ऑब्जेक्टिव है लाइफ साइंसेज का, टू डिसाइफर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो इन चीज़ों को स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। प्रोटीन डोमेन प्रिडिक्शन, अगेन हम देखेंगे कि प्रोटीन और 100% जो अमीनो एसिड्स हैं, दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन सम स्ट्रक्चर और फंक्शन। चंद एक ऐसे रीजन्स होते हैं जो कोई डोमेन बना रहे होते हैं, तो उस डोमेन को प्रेडिक्ट करेंगे तो आप वहाँ से उसका फंक्शन भी प्रेडिक्ट कर लेंगे। जीन प्रेडिक्शन, वही चीज़, प्रोमोटर ऑपरेटर, स्टार्ट कोडॉन, इंट्रॉन्स, एक्सॉन, स्टॉप कोडॉन, इन चीज़ों की अरेंजमेंट को फाइंड आउट करना। एनालिसिस ऑफ फंक्शनल स्टडीज़, प्रोटीन के फंक्शन को फाइंड आउट करना। एनालिसिस ऑफ जीन एंड प्रोटीन नेटवर्क्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोटीन इनसाइड द सेल, अगर आपने सेलुलर सिग्नलिंग कोर्स पढ़ा हो, इसका मैंने जिक्र भी किया था कि प्रोटीन्स डू नॉट वर्क अलोन एट ऑल, ठीक है। दे इंटरेक्ट विद ईच अदर विच इज़ नोन एज प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास जीपीसीआरस है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, जो कि एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके उसको एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करती हैं। तो ये जो प्रोटीन नेटवर्क इनसाइड द सेल है, विच आर एक्चुअली द मॉलिक्यूलर सिग्नल्स ऑफ द सेल्स, इनसे आपको पता लगता है कि प्रोटीन के सेल में कौन सी प्रोटीन ज़्यादा फंक्शनल है, वो किससे इंटरेक्ट कर रही है, और दैट इज़ एक्चुअली मेकिंग अ प्रोटीन नेटवर्क। एंड फाइनली phylogenetic analysis, which is mainly governed by the nucleic acid sequences, and secondly by the protein sequence, ठीक है। किस तरह से दो प्रोटीन या दो न्यूक्लिक एसिड आपस में इंटरलिंक्ड हैं, उनके दरमियान में क्या चेंजेस हैं और चेंजेस किस रीजन में है, ओवरऑल ये आपके पास सारा सिनेरियो बनता है। लेट्स चेक रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन। हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं 16, स्टिल 3 स्टूडेंट्स का मे बी इशू हो सकता है, तो लेट्स होप कि वो भी हमें जल्दी ज्वाइन करें। और ग्रुप पे भी कोई मैसेज नहीं है, विच मीन्स के ऑल इज़ ओके। अच्छा, the analytical tools in bioinformatics are computer algorithms and statistics. Improvements in the capacity of existing tools and the development of new tools are both driven by the need for newer dimensions and greater speed of analysis, as well as the ability to handle an ever increasing amount of data. अब ये जो हम कह रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं, इनका ओवरऑल मकसद क्या है कि आपने उस डाटा को हैंडल करना है, जो जीनोमिक डाटा हमारे पास डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें अलॉन्ग विद कंपटीशन हमें और क्या क्या चीज़ चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, ठीक है।
तो इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट भी आपके टूल्स में जब तक फुली फंक्शनली नहीं होंगी, तो आप अपने टूल्स को या डेटाबेसेस को सही तरीके से अपग्रेड या उनकी स्पीड को एनहांस नहीं कर सकेंगे। However, the success and prediction accuracy of bioinformatic analysis ultimately depends on our knowledge of the biology of organisms. ठीक है। अम, वही चीज़ वाली बात कि कंप्यूटर तो आपको एक एल्गोरिथम रन करके एक रिजल्ट देगा। उस रिजल्ट की एक्यूरेसी के पीछे ह्यूमन माइंड है, उसके पीछे एक कंप्यूटर नहीं हो सकता। हमें कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पे रिलाई करना है, ना कि उसके रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स को हमने 2-3 डिफरेंट एवेन्यू से हमेशा हमेशा क्रॉस चेक करना होता है, और डिफरेंट पैरामीटर से अगर आपको पास ये चीज़ मिल रही होती है कि एक ही तरह की एनालिसिस, अगर आप किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे हैं या उसका फंक्शन वाया डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तब जाके हम एक कॉन्फिडेंटली एक रिजल्ट को प्रपोज कर सकते हैं। Therefore, as more data accumulate in the databases and more scientific information becomes available, the progress of science and its prognostic ability will require enhance डिक्टेट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स। ठीक है, अब एक तरह से जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एडवेंट 1970s 80s से स्टार्ट हुआ, डेटाबेसेस बनना स्टार्ट हुए, 2000 में जीनोम सीक्वेंस हुआ। अब हमारे पास लास्ट 23-24 ईयर्स में एक वर्क फ्लो बन चुका है, एक लाइनअप है टूल्स का, एक पाइपलाइन सी बन चुकी है जिसमें आपके पास न्यू चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जैसे जैसे डेवलप हो रही हैं, इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी अराइज हो रहे हैं फॉर मज़ीद आपके पास क्या ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिन पे रिसर्च हो सके। तो उसके साथ साथ ही उन टूल्स की नीड भी आपके पास पैदा हो रही है कि अभी तक तो हम इन चीज़ों को डेवलप कर चुके हैं, आने वाले सालों में हमने किन किन चीज़ों को मज़ीद डेवलप करना है। Acquisition of more data and information, storage of all that information, expansion of databases, new strategies needed for analysis, and advances in computing power are all expected to facilitate the analysis of large volumes of data and discovery of new biological principles and insights from which यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ एंड इट्स एवोल्यूशन कैन बी डिस्कस्ड। ठीक है, वही चीज़ें कि एडवांसमेंट्स जब तक नहीं होंगी, तो हम सही तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। नाउ वी हैव बायोइन्फॉर्मेटिक्स टेक्निकल टूल बॉक्स। ठीक है, टेक्निकल टूल बॉक्स मतलब कि नाउ इफ यू वांट टू डू समथिंग इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, सो व्हाट टेक्निकल एस्पेक्ट्स यू कैन मास्टर एंड इन विच एरियाज यू कैन डू रिसर्च। अल्टीमेटली आप कह सकेंगे कि मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक रिसर्च की है। टूल बॉक्स पता है, जैसे आपने एक उसमें सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, टूल बॉक्स मोस्टली हम कहते हैं एक एक मैकेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, गाड़ी का जो मैकेनिक होता है उसका अपना एक टूल बॉक्स होता है, एक डॉक्टर का अपना एक टूल बॉक्स होता है। वो बॉक्स ओपन करता है, उसमें ऑलमोस्ट एक फर्स्ट एड प्रोसीजर के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें वो सब होती हैं। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स टेक्निकल टूल बॉक्स। Bioinformatic analysis requires data such as sequence information, databases, and analysis tool. Databases are built from data obtained through the wet lab experiments. ठीक है, some of the original nucleotide and protein sequence databases were created more than 30 years ago. 30 भी मुझे, क्योंकि ये बुक 2014 की है, तो 2014 में से माइनस करें 30, तो 2004, 1994, 1984, हाँ सही है। मोर देन 30 मतलब 1980s के स्टार्ट में आपके पास डेटाबेसेस बनना स्टार्ट हुए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कि मेजॉरिटी, तकरीबन सब के सब जो बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस हैं,
they are dependent on the experimental data. अब जाके अब इनिशियो बेस्ड अप्रोच डिज़ाइन हो रही है कि हम डिनोवो तरीके से किसी चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकें, लेकिन स्टिल उन डिनोवो अप्रोचेस के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, दैट आर बीइंग लेड बाय द एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस। तो विदाउट एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस हम किसी भी किस्म की बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हमने सीक्वेंस अलाइनमेंट करनी है, तो वहाँ पे हमें सीक्वेंस चाहिए। हम अपनी तरफ से ए बी सी डी ई एफ जी एच लिख के उसकी एनालिसिस करेंगे तो दैट इज़ मीनिंगलेस। सिमिलरली प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन है, तो वहाँ पर आपको करेक्ट प्रोटीन की एक सीक्वेंस लाजमी चाहिए होगी। ठीक है। Subsequently, information from these original databases was utilized to create curated and more refined databases to meet specific research needs. अब यहाँ पे जो की टर्म इस सेंटेंस में है दैट इज क्यूरेशन। क्यूरेशन या क्यूरेटेड का मतलब होता है जैसे ही आपके पास कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोटीन या जीन आए तो आप उसको अप टू डेट कर दीजिए। ठीक है। तो डेटाबेसेस आपने वंस तो बना लिया, लेट से आपने आज एक डेटाबेस बनाया, आफ्टर 1 ईयर आपको उस डेटाबेस के हर रिकॉर्ड में एक अपडेशन लाजमी चाहिए होगी। ठीक है। तो वो चीज़ हर रिकॉर्ड में चीज़ हो रही हो, दैट इज़ नोन एज क्यूरेशन। तो एक डेटाबेस जो जित कितना ही कॉम्प्रिहेंसिव हो, लेकिन वो अप टू डेट ना हो, क्यूरेटेड ना हो, तो वो अगेन मीनिंगलेस हो जाता है। With the advances in genomics, proteomics, and metabolomics, particularly with the development of disciplines like pharmacogenomics and toxicogenomics, the need for the storage of and access to the newly created data sets has led to the development of further specialized databases. अब इनिशियली हमारे पास जो डाटा है वो मैंने जैसे बताता हूँ कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सीक्वेंसेस है। अब इनके साथ साथ जैसे जैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स लगते रहते हैं, जैसे प्रोटीन्स में एक मेजर क्लास आ जाती है इंजाइम्स की। अब प्रोटीन के डेटाबेस में या तो हम उस चीज़ को लेबल कर दें कि कौन से एंजाइम्स हैं, ये कौन से नहीं है, या फिर हम एक एंजाइम का सेपरेट डेटाबेस बना दें, विच आर एक्चुअली इन रियलिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इन्हीं में ही न्यूक्लिक एसिड में हम बना सकते हैं डेटाबेस ऑफ इंट्रॉन्स, डेटाबेस ऑफ स्नेप्स, प्रोटीन्स में डेटाबेस ऑफ एंजाइम्स हो गया, डेटाबेस ऑफ कौन सी प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन्स हो गया, डेटाबेस ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, डेटाबेस ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है। किसी भी एस्पेक्ट में आप एक स्पेशलाइज्ड डेटाबेस डेवलप कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे फार्माकोजेनोमिक्स या टॉक्सिकोजेनोमिक्स की बात चल रही है। Through the collaboration of the academic, corporate, and regulatory scientists, standards have been developed as to how to submit a specific type of data to the relevant databases. A more detailed instruction, ठीक है। The bioinformatics technical toolbox provide analysis tools which are known as algorithm and visualization techniques of the data generated through high throughput experiments such as high throughput sequencing, microarray analysis, mass spectrometry and other proteomic techniques। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने हाई थ्रूपुट अप्रोच के हवाले से जिक्र किया था कि प्रीवियसली सिंगल एक्सपेरिमेंट में सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल प्लांट, सिंगल बैक्टीरिया, सिंगल जीन, इनको फोकस किया जाता था। बट हाई थ्रूपुट में हम ओवरऑल एक मैसिव लेवल पे इन चीज़ों को प्रोसीड कर रहे होते हैं। एक सेल में मौजूद तमाम जीन्स की एक्सप्रेशन, ठीक है, तमाम प्रोटीन्स कौन कौन सी मौजूद हैं, इस तरीके से एक सेल में तमाम जीन्स की प्रेजेंस, तो इस तरीके से हम चीज़ों को प्रोसीड कर रहे होते हैं। The analysis tools are computer based, which are also known as softwares, and the development of newer tools is driven by various needs, such an increased need for handling the huge body of data, faster analysis,
expanded scope of the analysis, multiple simultaneous analysis to name a few. A few examples of software-driven analysis that have tremendously facilitated bioinformatics researches are. अब ये वही चीज़ जो हमने प्रीवियसली देखी थी कि हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या क्या कर सकते हैं, उसी को उन्होंने लिस्ट डाउन कर दिया है. सपोजिटली यू एज अ साइंटिस्ट वांट टू डू कि हम कुछ बायोइन्फॉर्मेटिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है. तो इट इज़ सिमिलर कि हम कुछ एक्सपेरिमेंटल लैब करना चाह रहे हैं. अब एक्सपेरिमेंटल आपने अपने कोर्स वक्त में बीएस में देखा होगा कि कितनी ज़्यादा लैब्स थी. बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की अलग थी, इंजाइमोलॉजी की अलग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अलग, इसी तरीके से आपके पास सेल बायोलॉजी की अलग, माइक्रोबायोलॉजी की अलग, तमाम के तमाम एग्जिस्ट कर रहे हैं आपकी एक्सपेरिमेंटल लैब में. तो इसी तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, उसके अंदर भी डिफरेंट सब डिविजन्स हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी अ, आपकी जो है पर्टिकुलरली बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सब डिवीज़न आपने फ़ोकस करनी है फॉर योर रिसर्च. Let me check. So good, we have 18 uh, students. Hmm, give me a second. Okay. गिव मी अ सेकेंड बच्चों. मैं एक फॉर्मल मैसेज सेंड कर दूं, फिर मैं क्लास को रिज्यूम करता हूं. बल्कि आई थिंक मैं वीडियो को पॉज करता हूं और 5 मिनट्स की हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है. ओके. ठीक है. सो दिस इज़ एक्चुअली द मेन टूल बॉक्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस. एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सबसे बेसिक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी लाइफ at molecular level is the analysis of nucleotide sequence, detection of single nucleotide polymorphisms and copy number variants. ठीक है. अगेन ये चीज़ न्यूक्लियोटाइड एनालिसिस में आ जाती है, बट इसका एक सेपरेट पर्सपेक्टिव होता है. understanding of the uh, understanding the sequence features and differences between coding and non-coding regions. ठीक है. वही प्रोमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटरी रीजन्स, माइक्रोसेटेलाइट्स, वी एन टी आर्स, स्निप्स, ये जो आपके नॉन कोडिंग रीजन में है, और कोडिंग में आपके पास इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, स्टार्ट स्टॉप कोडॉन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. अलाइनमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ये आपके पास दो तरह की होती हैं, लोकल अलाइनमेंट, ग्लोबल अलाइनमेंट. इसका मोस्ट कॉमन हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ एन सी बी आई ब्लास्ट. प्रिडिक्शन ऑफ ओपन रीडिंग फ्रेम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कटिंग साइट्स इन डी एन ए. ठीक है. मोस्ट जो फर्स्ट आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई हुआ था दैट वाज द इको आर वन, दैट कट्स एक्चुअली जी डबल ए डबल टी सी. ठीक है. तो अब विद इन द सीक्वेंस ऑफ लेट्स से मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स,
अगर मैनुअली हम ढूँढने जाएँ कि GAATC एग्ज़ैक्टली कहाँ है, तो इट मे टेक डेज़ और वीक्स। लेकिन एक कंप्यूटर प्रोग्राम फ़ौरन से हमें बता देगा कि GAATC सीक्वेंस एक जीनोम में कहाँ है। तो लेट्स से एक जीनोम में वो 30 टाइम्स है, तो आप एक जीनोम को इको R1 से ट्रीट करवा के उससे 31 आपके पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। वेरियस सिस एक्टिंग रेगुलेटरी डीएनए एलिमेंट्स इन द जीन, जो बिल्कुल जीन के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको सिस एक्टिंग कहते हैं, और जो जीन से दूर लोकेटेड हो उनको हम ट्रांस एक्टिंग कहते हैं। एंड प्यूटेटिव माइक्रो आरएनए इंकोडिंग सीक्वेंसेस इन द जीनोम, जीनोम से जीन से आपके पास बनता है एमआरएनए। अब एमआरएनए की रेगुलेशन, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ही जीनोम में आपके पास एक अल्टरनेट मैकेनिज्म होता है ऑफ एमआईआरएनए। वो क्या करता है कि अगर एमआरएनए बन तो रहा है लेकिन उसकी एक्सप्रेशन मज़ीद ना हो, तो वो बाइंड कर जाता है विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री माइक्रो आरएनए, और ये डिग्रेड हो जाती हैं। तो उसको क्लीव ऑफ करने के लिए आपके पास स्मॉल इंटरफेरिंग या माइक्रो आरएनए बेस्ड अप्रोच भी होती है विद इन दी सेल। जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, अगेन एमआरएनए कॉपी नंबर कितना बन रहा है, जी किसी पर्टिकुलर डिजीज स्टेट में वो ज़्यादा बन रहा है कम बन रहा है, उसकी एक्सप्रेशन को डिज़ाइनिंग प्रोब्स एंड प्राइमर्स, पीसीआर के प्राइमर्स भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लॉटिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, उसके आप प्रोब्स भी, माइक्रो एरे के प्रोब्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस, प्रोटीन्स में हमें पता है कि 20 अमीनो एसिड होते हैं, और अमीनो एसिड्स होते हैं दे बिलोंग टू 5 और 6 डिफरेंट क्लासेस। तो उस तरीके से भी आप प्रोटीन की सीक्वेंस को एनालाइज कर सकते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग 3D प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, हाइड्रोफिलिसिटी, हाइड्रोफोबिसिटी। प्रोटीन में हमें पता है कि कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनमें पोलर ग्रुप्स होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, और जिनमें नॉन पोलर ग्रुप्स होते हैं मोस्टली एरोमेटिक, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो प्रोटीन में हाइड्रोफोबिसिटी मोस्टली एग्जिस्ट करती है इनसाइड द प्रोटीन, और जो एक्सपोज्ड अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं वो मोस्टली दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। एंड पोटेंशियल एंटीजेनिसिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड वेरियस प्रोटीन डोमेन्स, जब हम बात करते हैं एंटीजन की, तो एंटीजन इज़ मोस्टली प्रोटीन जो हमारी बॉडी से नोन नहीं होता, और एक फॉरेन प्रोटीन पार्टिकल होता है जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो आप एक फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ एंटीबॉडी को डिज़ाइन भी कर सकते हैं इफ़ यू नो दी एंटीजेनिसिटी ऑफ एनी प्रोटीन। एंड वेरियस प्रोटीन डोमेन्स सच एज ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स or prediction of phylogenetic relationships amongst the protein. In addition, gene expression analysis information has led to the development of systems biology tools that can perform simulation, steady state analysis, network identification, complex behavioral analysis of the system, and various other tasks. इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट इज़ दिस सिमुलेशन। हमें पता है कि सेल के अंदर एक मैकेनिज्म होता है साइक्लोसिस का। ठीक है, सेल एक स्टैटिक चीज़ नहीं, एक डायनामिक है। हर चीज़ अंदर गर्दिश कर रही है, मूव कर रही है। तो ये चीज़ के सेल में प्रोटीन्स डायनामिक हैं, सेल का एनवायरनमेंट डायनामिक है। हम एक प्रोटीन को इन स्टैटिक मोड नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमें उस एनवायरनमेंट को सिमुलेट करना है, उसका रेप्लिका हमें डिज़ाइन करना होता है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि हमारे पास इस चीज़ को हम एक थ्री डायमेंशनल रनिंग एनवायरनमेंट में जब तक नहीं समझेंगे, तो हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर। हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगेन मैं इस बुक को रेफर इसलिए कर रहा हूँ, स्टिल सिंस 9 ईयर ओल्ड बुक है, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड हुई है विद एग्जांपल्स, विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और इसके बाद होपफुली मैं जंप करूँगा इस चैप्टर के बाद टू द लेटेस्ट बुक, उसको भी हमने रेफर करना है। ठीक है, so this chapter is about data, databases, data format, डाटा के हवाले से जो मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स लिंक्ड हो सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग विच वी कैन स्टडी इज अबाउट द जीनोमिक डाटा। ठीक है, लेट्स जूम इन, और फिर मैं इस चीज़ को एक बार मेक श्योर कर लूँ कि
सब स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, यस, एंड रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन, ठीक है। तो लेट्स रिज्यूम दी lecture from genomic data. A prediction by Mark Gerson and colleagues dating as far back as 2001 was entitled Interacting Different Types of Genomic Data from Proteome to Secretome. Oming in on function. This title captures the scope of different types of genomic data. In genomic parlance, the suffix "ome" means the entire collection of an entity. For example, a transcriptome is the entire collection of all RNA transcripts in a cell tissue at a given time point. इनिशियली उन्होंने बताई है कि एक बुक पब्लिश हुई इन 2001, वहाँ पे द टर्म ओम, OME या omics यूज हुआ, that was meaning to or relating to the collection of all particular entities. तो उसके एग्जांपल उन्होंने ट्रांसक्रिप्टोम से दी है. Although transcriptome includes all RNA molecules such as mRNA, ribosomal RNA, transfer RNA, and other non-coding RNAs, it is mostly used in the context of messenger RNA. ठीक है. Similarly, the proteome is the entire collection of all the proteins. MIRNOME means the entire collection of all the microRNAs in a cell tissue at a given time point, and interactome means the collection of all possible molecular interactions or a subset of molecular interactions in a cell. Mapping interactomes represent a major effect in the study of cellular regulatory networks. ठीक है, डिफरेंट ओमिक्स बेस्ड स्टडीज़ के उन्होंने नाम ली है. ओवरऑल इस चीज़ को हम कलेक्शन बेसिक करें, ओवरऑल करेक्शन, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं. The bulk of the raw genomic data that were accumulating even before the beginning of human genome sequencing are the DNA sequence data, which is gene and mRNA sequence, the later in the form of the sense strand of complementary DNA. ठीक है, या तो कंप्लीट जीनोम आपको इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मिलता है, या फिर आप जो एमआरएनए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं बाय विच एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या फिर उसका टेक्निकल नेम हो जाता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. तो उसके ज़रिए आपको सिर्फ एमआरएनए का जो कॉम्प्लीमेंट सीक्वेंस है वो आपको मिल जाता है. The collection of sequence data exploded as a result of the sequencing of the human genome and the genomes of other species, with DNA sequencing becoming increasingly refined and cheaper. There has been a corresponding increase in the quantity and quality of DNA sequence data. Keeping pace with the DNA sequence data, the has grown the gene and protein expression data. जैसे जैसे डीएनए की सीक्वेंसिंग में एडवांसमेंट्स हो रही हैं, डीएनए से जो नेक्स्ट चीज़ बनती है हमारे पास एमआरएनए, जो हमें एक्सप्रेशन, प्रोटीन एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, उसमें भी आपके पास एडवांसमेंट्स हो रही हैं. अच्छा, एक चीज़ ये भी, एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि जब हम प्रोटीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हम प्रोटीन को ही स्टडी क्यों नहीं कर रहे हैं, हम एमआरएनए को स्टडी क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए भी कि प्रोटीन इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग.
ठीक है? प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। आपको पता है कि एक सेल के अंदर एक प्रोटीन्स जो हैं उनकी तादाद वो कितने मायने रखती हैं। हमारे जिस्म में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कितने डिजीज़ेज़ हो जाते हैं। सो प्रोटीन इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग विद इन द सेल, जबकि आरएनए नहीं, आरएनए से प्रोटीन बनती है और आरएनए डिग्रेड हो जाता है। तो रिलेटिवली आरएनए को यूटिलाइज करना इन योर एक्सपेरिमेंट्स इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। आप उसको इजीली पिक आउट कर लेते हैं, ऑल्दो यू नीड सम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड स्किल्स, बट स्टिल एज कम्पेयर टू द प्रोटीन आप आरएनए को हैंडल रिलेटिवली इजी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द प्रोटीन सीक्वेंसेस विद इन द सेल. Again, this has been facilitated by the availability of techniques to study gene and protein expression. Foremost among these techniques is the microarray, which has revolutionized the study of global gene expression. Such study of global gene expression profiling, that is the study of transcriptome, is called transcriptomics. ठीक है? माइक्रो एरे आप लोग इसको खुद भी पढ़ें और आपने मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में भी पढ़ा होगा. एक टेक्निक होती है जिस पे ग्लास चिप के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोब्स अटैच होते हैं. थाउजेंड्स भी मैं कम बता रहा हूँ. तो क्या होता है कि उन प्रोब्स के साथ जो भी एमआरएनए जितना बाउंड होगा उतनी वहाँ पे हमें उसके सिग्नल्स मिलेंगे और वहाँ वी कैन एनालाइज कि एक पर्टिकुलर प्रोब जो है उसके कितने नंबर ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स है. तो अल्टीमेटली वहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन हो रही है. इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि आप एक किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ पे चूंटियाँ मिलती हो, पाई जाती हो, उसके पास आप 3-4 वैसे सर्कल्स बना लें. एक में आप लकड़ी का पीस रख दें, एक में आप पत्थर रख दीजिए, एक में आप चीनी रख दें और एक में आप कुछ और रख दें. तो ओवरऑल आप देखेंगे कि तमाम जो चूंटियाँ हैं दे विल हेड टूवर्ड्स द शुगर मॉलिक्यूल्स. तो इसी तरीके से प्रोब्स होते हैं और जो जीन्स होती हैं जहाँ पे उनका जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है वो उसकी तरफ हेड होंगी और वहाँ पे आपको मैक्सिमम सिग्नल्स रिसीव होंगे. In addition to the sequence and expression data, there are other kinds of data that are genomic data in a broader sense, such as genome wide monoallelic expression data, proteomic data, metabolome data, protein protein interaction data, protein structural data, protein DNA interaction data, gene and protein network data, and small non coding RNA data. अब देखिए ओवरऑल चीज़ वही है, दैट इज़ कोरिलेटिंग विद द प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, लेकिन उसको हम कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में स्टडी कर रहे हैं. The latest addition to this list is probably genome wide epigenetic modification data. एपिजेनेटिक्स एक बहुत, ऑल्दो हम इसको अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट से पढ़ते आ रहे हैं, एपिजेनेटिक्स होती है, एपी मीन्स अबव, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप कितने लेवल्स पे अपने जीन को कंट्रोल कर रहे हैं. एक इंडिविजुअल जीनोम है, एक एमआरएनए लेवल पे कंट्रोल है, एक प्रोटीन लेवल पे कंट्रोल है और एक कंट्रोल आपका अबव द जीनोम है. सो दैट इज़ एक्चुअली एडिशन ऑफ सम ग्लूकोसमाइडीज, मेथाइलेशन होती है, ग्लाइकोसाइलेशन होती है और भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एंड दे एक्चुअली रेगुलेट कि कौन सी जीन्स को किस वक्त एक्सप्रेस होना है या नहीं. And totally your central dogma is compromised by epigenetics. और epigenetics को आप लिटरली अपने अंदाज में पढ़ें, दैट इज़ टोटली एन एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर और इन्वायरमेंटल साइंसेस. आपका खुद का बिहेवियर कैसा है, आपके इन्वायरमेंट का बिहेवियर टुवर्ड्स यू एक्चुअली मोस्टली रेगुलेट्स योर जीनोम एक्सप्रेशन. तो ये चीज़ बड़ी लेटेस्ट है, ऑल द 2014 के हवाले से लेटेस्ट है, लेकिन स्टिल ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है. कलेक्टिवली ऑल दीज लेट मी चेक, क्लास जारी है. यस,
it is still going on. Collectively, all these data are expected to help us understand the structure, function, and interaction of cells with one another as well as with the environment. Interaction data should also shed light on the molecular organization of the cell. ठीक है, तमाम चीज़ें ये सेल में हो रही हैं, साइमल्टेनियसली हो रही हैं, इनमें कोई आपस में डिफरेंस नहीं है। ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है कि हमने इन चीज़ों को सेपरेट करके समझने के लिए अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। अदरवाइज जहाँ जीनोम है वहीं ट्रांसक्रिप्टोम है, वहीं पे प्रोटियोम है, वहीं पे मेटाबोलोम है, वहीं पे इंटरेक्टोम है, वहीं पे काइनोम है, सब चीज़ें वहीं पे हैं, लेकिन हमने इस चीज़ों को डिफरेंशिएट कर दिया है। सो आई थिंक सीक्वेंस डाटा फॉर्मेट्स को हम कल वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे। होपफुली आज की क्लास आपकी अच्छी रही होगी, ठीक है। और लेट्स होप कि आपके जो भी इसके ऑब्जर्वेशन है अबाउट हाउ टू इम्प्रूव सच आवर मोड ऑफ लर्निंग ऑनलाइन वाया गूगल मीट्स, तो ये चीज़ भी आप ग्रुप पे डिस्कस कर रहे हैं ओपनली। आई एम नॉट श्योर कि आपकी पहली क्लास जो आज की थी वो कैसे कंडक्ट हुई, और उसमें उससे बेहतर ये हुई है या उससे कम बेहतर हुई है, कैसे हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी आपके पास आइडियाज़ एंड सजेशन है आप ग्रुप पे, मकसद यही है कि उसको करें ताकि सब मैक्सिमम उससे बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो